बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो आप। और रिएक्शन जनरली टू टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस। जैसे नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन से मिलाओ इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड पीसेस ऑफ एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका, टेम्परेचर ऑब्टेन्ड इज 450 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बनेगा अमोनिया। और ये इसी रेट पर वापस भी जा सकते हैं, तो ये होगा रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल दोज प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन। जैसे सोडियम वाटर से मिला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, अब ये इसमें वापस नहीं आ सकता, ओनली वन डायरेक्शन इट कैन मूव, तो ये है इरिवर्सिबल। इसी तरह जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो बड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा वाटर, और ये स्टेबल इन अनस्टेबल में वापस नहीं आना चाहता, तो इसे भी बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। और जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है ना, टाइम इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस, कंसंट्रेशन इज शोन अलोंग वाई एक्सिस। तो इक्विलिब्रियम को शो करने के कई तरीके, जैसे आप ये कह रहे हो कि रिएक्टेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते गए, प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते गए, और एक वक्त ऐसा आया कि ये दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई, ना वो ज्यादा उधर मूव कर रहे हैं मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में, और ना ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहे हैं, तो ये भी इक्विलिब्रियम है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये रिएक्टेंट्स की खास अमाउंट कम हुई, उसके बाद कांस्टेंट हो गई, प्रोडक्ट की खास अमाउंट बढ़ी, उसके बाद कांस्टेंट हो गई। और ये भी इक्विलिब्रियम को शो करने का तरीका हो सकता है कि दोनों ऑलमोस्ट 50-50% पर अचीव हो गए, 50% रिएक्टेंट्स कम हुए और 50% प्रोडक्ट बढ़ गए। और लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रेजेंटेड बाय सीएम गुलबर्ग एंड पी वाग इन 1864, और कहा गया कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू active masses of A and B, and rate of reverse reaction is directly proportional to active masses of C and D. And we know कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर हो जाती है, और इस तरह एक नया कांस्टेंट जनरेट लेता है जब आप ये इन इक्वेशन को इक्वेट करते हो, दैट इज Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर आप इनके कोएफिशिएंट्स लगा दो A और B, इसका C और D, तो उसी तरह से इसके कोएफिशिएंट, इसके एक्सपोनेंशियल पावर्स बन जाएंगे। एंड दिस इज आल्सो अ Kc, दैट इज अ रेट कांस्टेंट। और जो Kc वैल्यू होती है ना, इट इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये बड़ा अच्छा MCQ है, व्हाइल दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ initial concentration of reactants or products or pressure or volume or catalyst or direction of reaction। इन पर Kc की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, और Kc की यूनिट नहीं होती। अगर मोल ऑफ रिएक्टेंट मोल ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो तो Kc की कोई यूनिट नहीं होती, और अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मोल बराबर ना हो तो Kc की यूनिट होती है। और अगर आप Kc को Kp में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो वी हैव अ इक्वेशन Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, वेयर R इज आइडियल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, Kc इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज्ड फॉर लिक्विड एंड Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज्ड फॉर गैसेस। और गैसेस के लिए Kc Kp में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर डेल्टा n की वैल्यू ढूंढनी हो तो ये होते हैं मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर डेल्टा n की वैल्यू पॉजिटिव हो, बड़ा अच्छा MCQ है ये, तो Kp की वैल्यू Kc से बड़ी होगी, और अगर डेल्टा n की वैल्यू 0 हो तो Kp Kc के बराबर हो जाएगा, और अगर डेल्टा n की वैल्यू नेगेटिव हो तो Kp Kc से स्मॉलर होगा। अब यूनिट्स देखते हैं, PCl5 चेंज टू PCl3 प्लस Cl2। अगर आप इसकी Kc वैल्यू लिखो तो इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसकी यूनिट से कट गई, एंड वी हैव यूनिट्स ऑफ मोल पर dm³ पर सेकेंड। Kc वैल्यू इज हाई
इफ Kc वैल्यू इज हाई इट मीन रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन। और अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाओ तो अमोनिया बनता है। और अगर इसकी डेल्टा N की वैल्यू निकालो ना तो मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 है माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट 4 है, तो डेल्टा N की वैल्यू -2 आएगी। इट मीन्स इसके केस में Kp Kc से स्मॉलर होगा, Kp Kc से स्मॉलर होगा। और अगर आप इसको यहाँ पुट करो तो Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N और डेल्टा N -2 है, तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी Kp ओवर Kc, और ये चूंकि माइनस वैल्यू है तो नीचे आ जाएगी 1 ओवर RT की पावर 2। एंड देन वी हैव ली शैटलियर प्रिंसिपल। इसने बताया कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान बैलेंस केमिकल इक्विलिब्रियम होता है और आप उसके ऊपर कोई स्ट्रेस लगा देते हो, स्ट्रेस का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, जब इसके ऊपर कोई स्ट्रेस लगाते हो तो सिस्टम रिएक्ट्स इन सच अ वे टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एज सून एज इट इज पॉसिबल। और Kc की वैल्यू अगर 1 हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है, अगर Kc की वैल्यू लेस देन 1 हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड होता है, और अगर Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो रिएक्शन उस वक्त बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर बिस्मथ क्लोराइड में वाटर डालो तो वी नो बिस्मथ क्लोराइड का कलर क्लाउडी होता है, ये क्लाउडी होगा। और जब ये प्रोडक्ट में जाएगा तो बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड इज वाइट इनसॉल्युबल। अगर कभी आपके पास क्लाउडी कलर हो और आप इसके अंदर वाटर डालते जाओ तो ये तो उधर शिफ्ट होता जाएगा, इसका मतलब क्लाउडनेस खत्म होती जाएगी और वाइट इनसॉल्युबल मटेरियल बढ़ते जाएंगे। और अगर आप HCl डालते जाओ तो ये स्ट्रेस रिएक्शन को बैकवर्ड रखेगी और उस केस में वाइट इनसॉल्युबल मटेरियल कम होता जाएगा और क्लाउडनेस बढ़ती जाएगी। देन इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ। प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट तब पड़ते हो जब नंबर 1 गैसियस रिएक्शन हो, गैसियस रिएक्शन। अगर रिएक्शन लिक्विड का हो ना या सॉलिड का हो तो प्रेशर और वॉल्यूम का कोई असर नहीं होता उसके ऊपर। तो जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि इसके ऊपर मैं प्रेशर और वॉल्यूम इफेक्ट जानने जा रहा हूँ तो ज़रूरी है कि ये तीनों गैसियस स्टेट हैं। तो अगर गैसियस स्टेट हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर मोल ऑफ रिएक्टेंट और मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर ना हो तो तब प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट पड़ते हो। अगर मोल बराबर हो तो तब भी प्रेशर और वॉल्यूम का कोई असर नहीं होता। अब आपको रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 इंटू 2SO3। याद रखिए जिधर मोल ज्यादा हो, अगर रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा हो तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। अब इसी बात को मैं चेंज करता हूं, मेरी बात का मतलब समझिएगा। मैं कहता हूं कि इस केस में अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। प्रेशर बढ़ाने का मतलब अगर वॉल्यूम कम करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। मैं कहता हूं अगर प्रेशर कम करो तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ाने से x डिक्रीज होगा, और x ये होते हैं, ये A और B होते हैं। अगर x डिक्रीज होगा वॉल्यूम बढ़ाने से तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशंस और चेंज इन टेम्परेचर। अगर पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड हो और आप इसे प्लस 21.41 किलोजूल पर मोल हीट सप्लाई कर दो तो पोटेशियम आयोडाइड एक्वस बनेगा, और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट देने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। और ये है एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व हुई, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकालने पर, सिस्टम से रिमूव करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पर मूव करता है। और चेंज इन कैटलिस्ट तो सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई असर अंदाज नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो आप लोग देख रहे हो एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी के क्या क्या फायदे हैं। तो आप
हेबर प्रोसेस की अगर बात करें जिसमें अमोनिया प्रिपेयर होता है, तो इसके लिए नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से कनेक्ट कराते हैं बाय कीपिंग इन माइंड कि इनकी रेशो 1:3 है, तो बनेगा अमोनिया। मतलब 4 मोल मिलेंगे और 2 मोल प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होंगे इन प्रेजेंस ऑफ पीसीज ऑफ आयरन सपोर्टेड विद magnesium oxide, alumina, silica, and pressure supplied is 200 to 300 atmospheric pressure, while temperature is almost 450 डिग्री सेल्सियस। और ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि अगर आप इसकी इंथैल्पी चेक करो तो इट इज़ -92.46 किलो जॉल। और टेक्निकल क्वेश्चन तो अगर उसने पूछा कि इसकी इंथैल्पी किलो जॉल पर मोल में कितनी है, पर मोल, ये पर मोल के अंदर नहीं है, ये तो 2 मोल की इंथैल्पी है। अगर आपको 1 मोल के लिए निकालनी हो ना तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दोगे और वो बनेगी तकरीबन 46.2 किलो जॉल पर मोल, तब वो पर मोल होगी। और यहाँ पे ये पूरे रिएक्शन की इंथैल्पी बताई गई है जिसमें 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट है। देन अगर आप चाहते हो कि अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बने और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे तो क्या करना होगा, कंटिन्यूसली रिएक्टेंट्स को ऐड करना होगा और अमोनिया को विदड्रा करना होगा, इसकी रिमूवल करनी होगी। अदर देन दैट आपको प्रेशर इंक्रीज करना होगा। आपको मैंने एक टेक्निकल पॉइंट बताया था कि याद रखिए जिधर मोल ज़्यादा होते हैं ना, मोल ज़्यादा होते हैं, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन अपोजिट साइड पे जाते हैं। तो आप चाहते हो कि ये ज़्यादा बने एंड यू आर आल्सो फेमिलियर कि रिएक्टेंट्स के मोल 4 हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पर या वॉल्यूम कम करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे जाएगा। अदर देन दैट ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी टेम्परेचर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। और इस प्रोसेस में जो अमोनिया बनता है दैट इज 35% बाय वॉल्यूम, और उसे निकालना एक बहुत बड़ा मसला होता है। मतलब अमोनिया भी चैम्बर में पड़ा होगा, नाइट्रोजन भी पड़ा होगा और हाइड्रोजन भी पड़ा होगा। तो वेरी टेक्निकल जॉब इज कि अमोनिया की रेफ्रिजरेशन जल्दी हो जाती है, मतलब अमोनिया जल्दी लिक्विफाई और लेटर ऑन सॉलिडिफाई हो जाएगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हम यही काम करेंगे, हम जब रेफ्रिजरेशन करेंगे तो अमोनिया बआसानी रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से सेपरेट हो जाएगा। और इस तरह हम जो अमोनिया बनाते हैं ये 110 मिलियन टन्स पर एनम इन द वर्ल्ड इज मैन्युफैक्चर्ड। और ये भी कहा जाता है कि नाउ-a-days अमोनिया इज फीडिंग द वर्ल्ड। क्या मतलब कि अब अगर नेचुरल क्रॉप्स हूँ तो हमारी आबादी को, पूरी दुनिया की आबादी को 1/4 हिस्से को सिर्फ खाना दे सकती हैं, लेकिन फिर हम उनमें क्रॉप्स में फर्टिलाइज़र डालते हैं, हम उसमें अमोनिया खादें डालते हैं जिससे उसकी यील्ड बढ़ जाती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड कि अमोनिया इज फीडिंग द वर्ल्ड। और इस तरह बनने वाले अमोनिया का 80% फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, 15% नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल में यूज़ होता है। अदर देन दैट इसके कई मल्टीपल यूजेस हैं, इवन ये एक्सप्लोसिव बनाने में, ये सेलुलोज फैब्रिक बनाने में, क्लॉथिंग के अंदर ये यूज़ किया जाता है। एंड देन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आप प्राइमरली सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हो एंड देन इनडायरेक्टली मेन टारगेट उस सल्फर ट्राइऑक्साइड से किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो कैसे, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ वनेडियम पेंटाऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, टेम्परेचर सप्लाइड इज 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर इज ओनली 180 m, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और इस तरह इसकी जो इंथैल्पी है दैट इज -194 किलो जॉल पर मोल। देखिए अब 1 मोल की है, अगर आप इसके पूरे रिएक्शन की निकालना चाहोगे ना तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस तरह अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पर है तो आपको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी,
सल्फर ट्राइऑक्साइड को आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल विदड्रा करना पड़ेगा, और ये भी रिएक्टेंट्स के 3 मोल हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल हैं। तो आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड रखने की कोशिश करते हुए आपको प्रेशर बढ़ाना होगा और वॉल्यूम डिक्रीज करना होगा, और ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, तो आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो दैट विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर आप वनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज करते हो तो ये रिएक्शन की कौन सी टाइप बनती है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस या हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। वो कैसे, आप देखो ये दोनों गैसेस हैं और ये तो सॉलिड है, आप इस तरह इसे बोलोगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और अगर आप वनेडियम पेंटॉक्साइड की बजाय नाइट्रिक ऑक्साइड यूज करते हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड तो गैस होती है, ये भी गैसेस है, तो उस तरह आप इक्विलिब्रियम को बोलोगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एंड देन लोरी ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, तो इन्होंने कहा कि वो स्पीशीज जो अपना प्रोटॉन दे दें वो एसिड होती हैं, और वो स्पीशीज जो प्रोटॉन ले लें वो बेस होती हैं। और इस तरह इधर जाने के बाद अब ट्रेंड बदल गया है, इसने पहले तो प्रोटॉन लिया तो ये बेस था, लेकिन जब वापस आएगा तो ये प्रोटॉन देगा, ये कॉन्जुगेट एसिड है। बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है और एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। एंड रिमेंबर अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक होगी, और अगर कोई वीक एसिड होगा तो उसकी कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगी, एंड वाइस वर्सा फॉर द बेसिस। और अगर आपको पीएच ढूंढनी हो तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आप KW को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को 14 लेते हो तो आप कहते हो कि उसके अंदर pH और POH 7 होती है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव दोनों 10 रेज की पावर -7 होती हैं, और दोनों को अगर मिलाओगे तो वो बनेगी 10 रेज की पावर -14। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, वो है 10 रेज की पावर -7। आप इसको पहले ले आओ, जब पहले लेकर आओगे तो ये बनेगा 7 log 10, और log 10 यूनिटी के बराबर होते हैं, log 10 1 के बराबर होते हैं, इसका मतलब pH इज इक्वल टू 7। और अगर आप pH को देखो और ये 7 हो तो सोल्यूशन न्यूट्रल होते हैं, और अगर pH ग्रेटर देन 7 हो तो सोल्यूशन बेसिक होते हैं, और अगर pH लेस देन 7 हो तो सोल्यूशन एसिडिक होते हैं, और अगर pH 7 से जितनी ज़्यादा कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे अगर pH 4 की रेंज में होती है तो pH 4 की रेंज में होने का मतलब है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर pH 2.5 2 होती है तो एसिड इज टू मच स्ट्रॉन्ग, और अगर pH 1 होती है तो एसिड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग, और उससे भी अगर कम होती जाएगी तो इसका मतलब होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज गोइंग टू इनहेंस। और MCQ, कैलकुलेट pH in 10 रेज की पावर -3 मोल पर dm³ ऑफ सोल्यूशन। तो pH इज इक्वल टू, इसको आप सोल्व करोगे कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 रेज की पावर -4। अब जब ये माइनस से कट होगा तो ये तो प्लस हो गया, +4 log 10, और log 10 1 होते हैं, इसका मतलब pH इज गोइंग टू बी 4। और इस केस में कैलकुलेट pH इन 10 रेज की पावर -3 मोल पर dm³ ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, आपको बेस दी गई है और पूछा एसिड का गया, तो कैसे सोल्व करोगे? आप बेस के लिए क्या करोगे, आप पहले POH ढूंढोगे, इसकी POH, तो इसकी POH आ जाएगी 10 रेज की पावर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आइन, तो वो बन जाएगी माइनस लॉग 10 रेज की पावर -3। तो इसकी POH आएगी 3, लेकिन आपसे पूछा गया pH का, तो यू नो सम ऑफ pH एंड POH 14 होते हैं, तो जब pH ढूंढनी है तो 14 - 3 इज इक्वल टू 11। इस सोल्यूशन की POH
3 है, जबकि इसकी pH 11 है। एंड देन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka इसे बोलते हो, और किसी एसिड को जब वाटर में डिसोल्व करोगे तो वो अपना प्रोटॉन दे देगा H3 पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। और अगर आप इसकी Kc वैल्यू लिखोगे तो Kc वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड वी नो इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रही है, इसमें से भी वाटर निकाल दो। जब वाटर निकाल दोगे तो ये कांस्टेंट रहेगी और ये Kc चेंज हो जाएगी तब Ka में, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड में, और ये वैल्यू बचेगी H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय Ha। दिस इज अ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और अगर बेस के लिए निकालना हो, Kb निकालना हो, तो क्या होगा, आप यहाँ बेस लोगे और यहाँ पे आपके लिए Kb होगा और ये एसिड की बजाय बेस का पार्ट होगा और इधर भी बेस का पार्ट होगा। और pH ऑफ सी वाटर, इसकी pH 8.5 होती है, दैट मीन ये बेसिक होता है। और अगर मिल्क की या टोमेटोज की या बीवरेज की pH पूछी जाए तो वो 2.5, 3 इसकी रेंज में होती हैं, इसका मतलब वो एसिडिक होते हैं। और Ka वैल्यू, अगर Ka वैल्यू लेस देन 10⁻³ हो तो एसिड वीक होते हैं, और अगर ये 1 to 10⁻³ हो तो मॉडरेट होते हैं, और अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड सेम इज द ट्रेंड फॉर Kb। Kb की वैल्यू अगर 10⁻³ से लेस हो तो बेस वीक होगा, और अगर 1 to 10⁻³ हो तो मॉडरेट बेस होगा, और अगर Kb की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर आपको परसेंटेज आयोनाइजेशन ढूंढनी हो तो परसेंटेज आयोनाइजेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज ओवर अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली टेकन इनटू 100। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एसिड की परसेंटेज आयोनाइजेशन मतलब उसकी स्ट्रेंथ जानना हो तो जो एसिड इनिशियली अवेलेबल होता है, एसिड इनिशियली अवेलेबल होता है वो उस पर डिपेंड नहीं करती एसिड की स्ट्रेंथ, बल्कि डिपेंड करती है कि वो कितना आयोनाइज हुआ है। इसीलिए जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं ना तो डाइल्यूट करते हुए उसकी परसेंटेज आयोनाइज्ड अमाउंट वो बढ़ जाती है। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना उसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड एसिड ज़्यादा होती है। एंड देन ये एक MCQ है, if 2 moles of acetic acid and 2 moles of ethanol are present, calculate number of moles of ester if Kc is 0.25। इसकी करेक्ट ऑप्शन है 4। कैसे? इसका सॉल्यूशन Kc is equal to concentration of product over concentration of reactant। तो आपसे कहा गया है कि Kc है 0.25 और एसिड की कंसंट्रेशन है 2 और एथेनॉल की भी है 2, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4। और ये जो प्रोडक्ट बना है उसे आप कह रहे हो x कह रहे हो, इसे आप x कह रहे हो, तो दोनों के लिए एस्टर और वाटर के लिए आपने x लिखा। अब ये हो गई अमाउंट 4 और x स्केयर हो जाएंगे। अब आप x स्केयर को इधर ले आइए तो 4/0.25। आसानी के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/25 और पॉइंट की जगह पे 1 लगाइए, उसके बाद जितने डिजिट हैं आप 0 लगा दो, तो ये बना 400 डिवाइडेड बाय 25, या आप इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लो यहीं पे, ये बनेगा 4। तो 4 × 4 इज इक्वल टू 16। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो x इज इक्वल टू 4। तो आपने क्या कहा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ एस्टर, तो कितने मोल है एस्टर के, फिर 4। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, मतलब अपने ही मॉलिक्यूल से मिलके आयोनाइज हो जाता है। इन सिंपल वर्ड यू कैन राइट इट वाटर इनटू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। और अगर इसकी Kc वैल्यू लिखो तो दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड वी नो जो वाटर की आयोनाइजेशन होती है इसमें
वाटर एज अ होल रिमेन्स कॉन्स्टेंट amongst thousands of molecules only few got ionized। इसका मतलब ये वाटर कांस्टेंट है, उधर चला जाएगा। we have a new constant Kw that is equal to concentration of H positive into concentration of OH negative ion, and each is 10 raised की power minus 7 and overall it is 10 raised की power minus 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बड़ा अच्छा MCQ है, एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है कि Kw की यूनिट बताओ, तो इसकी यूनिट क्या हुई? मोल पर डीएम क्यूब। इसकी यूनिट क्या हुई? मोल पर डीएम क्यूब। तो Kw की क्या हुई? मोल स्केयर डीएम की पावर -6 एंड Kw इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएं तो Kw बढ़ जाता है। कोई फिक्स रेशो नहीं है लेकिन बढ़ जाता है। जैसे आप देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw की वैल्यू है 0.11 10 रेज की पावर -14, तो Kw का इंक्रीज चेंज यहाँ तो ऑब्जर्व नहीं हो रहा, हमने इसको स्टैंडर्ड माना। फिर जब 10 डिग्री का इंक्रीज हुआ तो Kw बढ़ गया 0.1 से 0.3, 3 टाइम बढ़ गया। जब टेम्परेचर 25 डिग्री होगा तो Kw इज 1 × 10 रेज की पावर -14, तो इससे देखिए Kw 10 टाइम बढ़ गया है। और अगर टेम्परेचर 40 डिग्री कर दो तो Kw की वैल्यू है 3 × 10 रेज की पावर -14, तो 0.1 से 30 टाइम्स ग्रेटर है। और अगर टेम्परेचर 0 से 100 पहुंच जाए तो Kw 0.1 से 7.5 पहुंच जाता है। इट मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ने से Kw 75 टाइम्स बढ़ा। और इन जनरल ये कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इन जनरल रिमाइंडर के तौर पर कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो Kw बढ़ेगा, अलबत्ता pKw कम होगा। इसी तरह जब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बढ़ेगी pH कम होगी, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन बढ़ेगी pOH कम होगी। pKa की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो Ka की वैल्यू कम होगी, और अगर pKb की वैल्यू बढ़ेगी तो pKb में Kb की वैल्यू इंक्रीज होगी। दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। और फिर बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट अगेंस्ट चेंज इन pH। जैसे ह्यूमन ब्लड 7.34 pH वाला होता है, लेकिन हम जो चीज़ें खाते हैं उनकी pH तो 3.5 भी होती है, उनकी pH 8 से ऊपर भी होती है, लेकिन डेथ क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर ये 7.34 से 7 भी हो गया या 8 पे चला गया तो डेथ हो जाएगी। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे जिस्म में एक सेफ गार्ड मौजूद है, एक बॉडी गार्ड मौजूद है हमारा, उस बॉडी गार्ड का नाम है बफर सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट अगेंस्ट चेंज इन pH। और दो तरह के बफर, एसिडिक जिसमें वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, और साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम एसिडेट, इन दोनों के मिक्सचर को आप एसिडिक बफर बोलोगे। और बेसिक बफर इसमें वीक बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और साल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड अमोनियम क्लोराइड, इन दो के मिक्सचर को आप बोलोगे बेसिक बफर। एंड रिमेंबर बफर सॉल्यूशन को आपको प्रूव करने के लिए हेल्प लेना पड़ती है कॉमन आयन इफेक्ट से और ली शेटलियर्स प्रिंसिपल से, ये उनको फॉलो करता है। जैसे ये कॉमन आयन इफेक्ट है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये इनके हैं कॉमन आयंस। तो आप क्या कहते हो? ये दोनों के कॉमन आयन है और ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लिहाजा क्या होगा, जब दोनों तरफ इधर प्रोडक्ट साइड पर एसीटेट बढ़ जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर प्रिंसिपल जिधर कंसंट्रेशन बढ़ती है रिएक्शन उसके उलट जाता है। अब दो ऑप्शन है कि या इसमें जाए या इसमें जाए, तो उसमें जाएगा जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, लिहाजा ये सप्रेस हो जाएगा, ये इन सिंपल वर्ड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो आप क्या कहते हो? सप्रेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ
कॉमन आइन। एंड वेरी टेक्निकल पॉइंट्स, एमसीक्यूज हैं ये। अगर कभी एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन सॉल्ट से ज़्यादा हो, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन सॉल्ट से ज़्यादा हो तो लेसर पीएच होगी। लेसर पीएच का मतलब सॉल्यूशन विल हैंग टुवर्ड द एसिडिक मीडिया। और अगर कभी सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से ज़्यादा होगी तो लार्जर पीएच होगी। लार्जर पीएच का मतलब एसिडिटी कम हो जाएगी और बेसिसिटी इनहेंस हो जाएगी। और हेंडरसन्स इक्वेशन, पीएच कैलकुलेशन करने के लिए इसने इक्वेशन प्रोड्यूस की, जो कि है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एंड रिमेंबर, अगर कभी सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड के बराबर हुई तो ये log 1 आ जाएगा और log 1 0 होते हैं। इसका मतलब pH इज इक्वल टू pKa। और अगर कभी सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से ज्यादा हुई तो आंसर इधर ऐड होगा, मतलब pKa के अंदर कोई वैल्यू ऐड होगी, तब जाकर वो pH के बराबर बनेगा। इट मीन्स pH इज ग्रेटर देन pKa। और अगर कभी एसिड की कंसंट्रेशन सॉल्ट से ज्यादा हो तो ये वाला आंसर नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब कुछ वैल्यू इसमें से निकालनी पड़ेगी तब जाकर ये pH के बराबर होगा। इसका मतलब pH इज लेसर देन pKa वैल्यू। और आप लोग पढ़ते हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में स्पेरेंजली सॉल्युबल, जो थोड़े बहुत वाटर में सॉल्यूशन में आइंस डिसोल्व हो जाए, ओवरऑल वो मॉलिक्यूल डिसोल्व ना हो, तो आप उसके लिए यूनिट, उसके लिए आप टर्म यूज करते हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे लेड क्लोराइड, ये स्पेरेंजली सॉल्युबल है और टूटता है अपने लेड में और क्लोराइड में। अगर आपने केसी वैल्यू लिखनी हो तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो मोल्स होते हैं वो उसकी एक्सपोनेंशियल पावर बन जाते हैं। और हमने कहा कि ओवरऑल ये बड़ा थोड़ा सा हल है। जब ये बड़ा थोड़ा सा हल है तो ये केसी से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड वी हैव अ न्यू कांस्टेंट दैट इज केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और ये बराबर होगा लेड और क्लोराइड के। वेरी टेक्निकल। केएसपी एक्सप्रेशंस आपको उनकी सॉल्युबिलिटी मालूम करनी होती है। अगर सिल्वर क्लोराइड होना तो देखिए इसके एक मॉलिक्यूल से 2 आयन बने, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी भी S, और इसका केएसपी एक्सप्रेशन आएगा S का स्क्वायर। इसी तरह अगर लेड क्लोराइड हो तो ये 1 मोल था, ये भी 1 मोल था, लेकिन ये 2 मोल हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी आएगी 2S स्क्वायर। तो अगर 2S का स्क्वायर लो ना, ये बन जाएगा 4S2। फिर इसकी वैल्यू इसमें ऐड करो तो इसका KSP एक्सप्रेशन आएगा 4S3, जब 1 मोल से 3 मोल बन गए। और अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड हो तो ये 1 मोल है, लेकिन कैटाइन का 1 मोल और एनाइन के 3 मोल, तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी होगी S और इसके लिए होगी 3S का क्यूब, और 3S का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27S3 होगा। ये ऐड कर लो, इट विल बिकम 27S4। और KSP ऑफ लेड सल्फेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 2018 MCAT के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो KSP ऑफ लेड सल्फेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.6 10 रेज की पावर -8। और आयनिक प्रोडक्ट अगर कभी KSP के बराबर हो तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है, और अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP हो तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है, और अगर कभी आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा हो तो तब सॉल्यूशन सैचुरेटेड। कौन सा? सुपर सैचुरेटेड। तब सॉल्यूशन होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऑस्टवर्ड्स डिल्यूशन इज कि जब किसी भी सॉल्यूशन की डिल्यूशन इंक्रीज होती है तो उसकी डिल्यूशन इंक्रीज होने से उसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन, उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वो भी इंक्रीज हो जाती है।